तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। नतीजे आने के छठवें दिन टीवीके के मुखिया विजय के पास अब जाकर बहुमत का आंकड़ा आ पाया है और उन्हें 5 छोटे छोटे दलों का समर्थन मिल चुका है। इस बीच विजय चौथी बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। अब माना जा रहा है कि उनका शपथ ग्रहण हो पाएगा, जो पहले 2 बार टल चुका है। तो पिछले 6 दिनों से तमिलनाडु की राजनीति में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में एक नई कहानी बयां कर रहा है। अगले 5 साल कैसे रहने वाले हैं, विजय के पास जो बहुमत आया है, जो बहुमत के नंबर जुटाए गए हैं, वो कैसे रहने वाले हैं, सरकार कैसी चलने वाली है और 6 दिनों में जो कुछ हुआ वो उसमें क्या कुछ खेल हुआ, इस पर ही आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। और हमारे साथ इस बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वन इंडिया के ही हमारे सहयोगी सिद्धार्थ जी, जो लगातार तमिलनाडु की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। सिद्धार्थ जी, इसे आप कैसे देख रहे हैं? 6 दिनों में जो कुछ तमिलनाडु में हो रहा है, चौथी बार विजय को मिलना पड़ा है राज्यपाल से। जी वैभव, थैंक यू मुझे शो में लाने के लिए। सबसे पहले एक लाइन में अगर इसको कहें तो बीजेपी जो है वो गलती करने से बच गई है यहाँ। अगर विजय को अभी भी लटकाया जाता या फिर और घुमाया जाता या किसी तरह से रोकने में सफल रहते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता बीजेपी की इमेज के लिए। और कहीं ना कहीं ये आरोप उन पर लगते कि राजभवन का इस्तेमाल वो एक सेंट्रल टूल की तरह कर रहे हैं। तो इससे बीजेपी बच गई है और बीजेपी को ये सब नहीं करना चाहिए था जो पर्दे के पीछे से करवाने के आरोप उन पर लग रहे हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि जो राज्यपाल है आर्लेकर जी, उन पर भी पहले कई सारे आरोप लग चुके हैं, ये पहली बार नहीं है। और जी। विजय जो है 2 बार अपना टलवा चुके हैं ओथ सेरेमनी, और इसके बाद अब ये तीसरी बार कहा जा रहा है कि कल शायद शपथ ले सकते हैं, चूंकि सारे लेटर सौंप दिए गए हैं। इन सब के बावजूद राज्यपाल आर्लेकर की जिम्मेदारी बनती थी कि लेटर अगर आपको मिल गए हैं तो आप सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं। न्योता पहले भी दिया जा सकता था और जब लेटर नहीं पहुंचे थे तब भी देना चाहिए था, और उसके बाद एक मौका देना चाहिए था 13 से 15 दिनों का, कि आप इतने दिनों में अपना जो गणित है उसको मजबूत करके वापस आए और फ्लो टेस्ट करें, बहुमत साबित करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं इतिहास में जब लिखा जाएगा कि किस तरह से एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को घुमाया गया, मौका तक नहीं दिया गया, तो इस पर हमेशा कहीं ना कहीं आरोप लगते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिनके पास बहुमत नहीं था उन्होंने शपथ नहीं ली। आप चाहे ताजा उदाहरण देवेंद्र फडणवीस का देख लीजिए, सुबह 5 बजे शपथ होती है। तो ये बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप सीधी सीधी तस्वीरें दिखती हैं कि केंद्र के कहने पर ये सब होता है। अब राज्यपाल आर्लेकर पर आ जाते हैं। इससे पहले ये साथ साथ अभी जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल है तमिलनाडु के, और केरल के राज्यपाल रहे हैं, अभी भी हैं, और इससे पहले बिहार और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी बतौर राज्यपाल ये रह चुके हैं। इनका बैकग्राउंड देखें तो 90 लेट 80s से ये बीजेपी के साथ हैं, और वहां पर गोवा से ये आते हैं, और गोवा में लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया बीजेपी के लिए, पार्टी मजबूत की। और जब 2014 के आसपास जब केंद्र में बीजेपी 14 में आई और 16 में गोवा में जब चुनाव मनोहर पर्रिकर को केंद्र में लाया गया, तो प्रमोद सावंत की जगह ये चर्चा भी थी कि कहीं ना कहीं आर्लेकर को सीएम बनाया जा सकता है। ये सीएम रेस वाले खिलाड़ी थे। फिर उन्हें वहां से तो सीएम की कुर्सी तो नहीं मिलती, पर कुछ साल बाद उन्हें राज्यपाल बनाया जाता है। राज्यपाल बन के ये बिहार पहुंचते हैं, तब नीतीश कुमार उन दिनों आरजेडी के साथ होते थे। तो उस टाइम पर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते थे के पाठक, उनके साथ भी इनका टकराव लंबा चला। इतना चला कि जो बैठकें होती थी, राज्यपाल जो होता है वो स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी का वीसी भी होता है, जी। चांसलर होता है। तो वहां सारी मीटिंग जब ये लेते थे तो एक दूसरे से देखना तक पसंद नहीं करते थे। हिमाचल प्रदेश का इनका जो कार्यकाल रहा वो ठीक रहा, इन्होंने कई सारे अच्छे वहां पर काम भी किए हैं, जनता के लिए राजभवन के दरवाजे खोले। लेकिन जैसे ही ये केरल पहुंचते हैं तो केरल में सीधा इनका टकराव होता है पिनाराई विजयन की सरकार से। वहां पर आप देखिए कि जो बजट भाषण होता है विधानसभा का, उसके अंदर बहस शुरू हो जाती है आपस में ही। और जो भाषण इनको पढ़ना था उसमें ये कई सारे ऐसे पैराग्राफ छोड़ देते हैं जिसमें केंद्र सरकार की आलोचना थी।
नतीजा क्या होता है कि राज्यपाल का भाषण एक मुख्यमंत्री पढ़ रहा है विधानसभा के अंदर। अब मैसेज देखिए कि यहाँ से कितना गलत जाता है। तो ये इनके साथ रहा। इसके अलावा कई सारे भाषण जो केरल के असेंबली में केंद्र के खिलाफ होते थे, तो ये उनको एक्सपोज करवाने की, यानी कि वहां से हटवाने की, रिकॉर्ड से हटवाने की कोशिश करते थे। जो बिल आते थे, जो पिनरई विजयन बिल लेकर आते थे, बिल पास होते थे, पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो ये सिर्फ उस पर मंथन के नाम पर उन्हें कई हफ्तों तक लटकाए रहते, कई दिनों तक लटकाए रहते, ताकि जो है कहीं ना कहीं सरकार चलाने में बिना रिवीजन को मुश्किल हो, या जो वो काम करना चाहते हैं कम से कम उसको तो अटकाया जा सके। तो ये सारी चीजें रही इनका कार्यकाल जो उसमें रहा है, माफ कीजिएगा, विवादित रहा है जी। जी, विवादित रहा है। तो अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहले विजय एक ही दिन में 2 बार जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, लौटा दिया जाता है। उसमें विजय की भी थोड़ी गलती है। विजय चूंकि फर्स्ट टाइमर पॉलिटिशियन है, तो वो इसके साथ पहुंचे कि मेरे पास परसेंटेज है, जबकि किसी राज्य में परसेंटेज के आधार पर सरकार नहीं बनती है। विजय के पास 34.92% वोट है, 35 कह सकते हैं राउंड फिगर में। तो उन्होंने बोला, तो फिर उन्हें समझाया गया और उन्हें सलाह दी कि आप ऐसा कर सकते हैं। और ये सलाह उन्हें एक ब्यूरोक्रेट ने दी, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनकी तरफ से इनको सलाह मिली कि आप ऐसा कर लीजिए। ऐसा होता नहीं है। इसके बाद विजय फिर से जाते हैं अगले दिन, लेकिन अगले दिन उनको फिर से लौटा दिया जाता है। अब यहाँ पर विजय जो है वो फेड अप हो चुके थे कहीं ना कहीं राज्यपाल के रवैये से, और तब तब से लेकर ये रस्साकसी चल रही थी। जी बिल्कुल। गौरव। सिद्धार्थ जी, इसमें एक सवाल ये भी है कि 5 दल अब आ चुके हैं विजय के साथ में। जी पहले कांग्रेस पार्टी है जिसके पास 5 विधायक है, फिर सीपीआई और सीपीआईएम आए जिनके पास 2-2 विधायक हैं, वीसीके आई 2 विधायक, और अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी साथ में आ चुकी है, उनके पास भी 2 विधायक है। आपको नहीं लगता है कि इतने छोटे छोटे दलों के साथ सरकार चला पाना थोड़ा मुश्किल होगा विजय के लिए, क्योंकि आपने ही कहा कि वो अभी नए नए हैं राजनीति में? देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि छोटे दलों के साथ सरकार चलाना मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि आप उन्हें ऑफर क्या दे रहे हैं और कैसे उन्हें बचा के रखा है, क्योंकि छोटे दलों का टूटना बहुत आसान है, बहुत ही छोटी चीज है। जब चाहे बड़ी पार्टियां उनको तोड़ लेती हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु की राजनीति को अगर आप समझें, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा पार्टियों वाला मैं कहूंगा राज्य है। तकरीबन 150 के आसपास पार्टियां एक जमाने में यहाँ होती थी, अभी तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है फिर भी आज भी 100 के आसपास होनी चाहिए। आप गिनती नहीं कर पाएंगे कि इतनी सारी पार्टियां हैं। और आईयूएमएल पार्टी, जिसकी 2 सीटें हैं, आप उसका वोट शेयर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 0.29% है, जबकि नोटा का वोट प्रतिशत यहाँ पर 0.41 है। नोटा का प्रतिशत आईयूएमएल से ज्यादा है। बिल्कुल। ऐसी कई और पार्टियां हैं जो जीरो से, मतलब 0 पॉइंट कुछ कुछ में आती हैं अपना वोटिंग परसेंटेज लेकर, और फिर वो किंग मेकर की भूमिका निभाती हैं। अब यहाँ पर विजय के सामने 2 चीजें हैं कि या तो उन्हें अच्छा ऑफर दें ताकि उनका सत्ता में बने रहने का मन भी बना रहे। साथ ही साथ विजय को एक चीज और करना पड़ेगी कि उन्हें जो केंद्रीय ताकतें हैं, केंद्रीय सरकार की तरफ से जिस तरह की कार्रवाइयां हो जाती हैं अक्सर, कि जब जांच में छोटे दलों के विधायक करप्शन में या दूसरे चार्जेस में पकड़े जाते हैं, तो उन पर फिर मुकदमेबाजी होती है और फैसले भी कई बार आ जाते हैं कोर्ट की तरफ से, तो उनकी विधायकी चली जाती है। ताजा मामला आप अगर देखें तो हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी रिपीट जरूर हुई, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपनी सीट दतिया हार गए थे। बिल्कुल। अभी पिछले 15 दिन में वहां पर जो संतोष भारती थे, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, और उस मुकदमे में फैसला आया और उनकी विधायकी चली गई। अब उस सीट पर बाई इलेक्शन होगा आने वाले समय में, तो इस टाइप की टैक्टिक्स जो है उससे भी विजय को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। हालांकि उनके पास डीएमके के कई विधायक हैं जिनके पास लंबा चौड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस है, लेकिन विजय उस एक्सपीरियंस से कितना सबक लेते हैं, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। साथ ही एक चीज और है कि कोर्ट वाला रास्ता जो है विजय का, जो कोर्ट वाला पैंतरा कहें या मूव कहें, वो कहीं ना कहीं विजय के काम में आया। विजय ने जब अपने करीबी हैं, उनके आईपीएस रहे हैं रामा सुब्रमणी,
उनसे मिलकर सलाह की कि अब हमें क्या करना चाहिए, राज्यपाल जिस तरीके से लटका रहे हैं। तो फिर उन्होंने सलाह दी कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए, और इनफैक्ट याचिका भी सुब्रमणि की तरफ से डाली गई। तो इन सारे पैतरों से विजय को अभी ही अच्छा खासा अनुभव मिल गया है कि 5 साल उनके कैसे होने वाले हैं। बिल्कुल। एक सवाल इसमें और आ रहा है सिद्धार्थ जी, जैसे आपने डीएमके की बात की, डीएमके को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही, जैसे स्टालिन ने बयान दिया था कि 6 महीने अभी मैं देखने वाला हूं कि ये सरकार चलने कैसे वाली है। और जी। इसके साथ ही अभी जो वीसीके पार्टी विजय के साथ आई है, उस पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम इस राजनीतिक संकट की वजह से विजय को समर्थन जरूर कर रहे हैं कि राज्य में कोई अस्थिरता ना आए, लेकिन अभी भी हम डीएमके के साथ हैं, हम डीएमके से अलग नहीं हुए हैं, विजय को समर्थन जरूर दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि स्टालिन की मेहरबानी से चलने वाली सरकार होगी और स्टालिन इस पर काफी कड़ी नजर रखने वाले हैं? स्टालिन तो बिल्कुल कड़ी नजर रखेंगे, लेकिन वो करने की कुछ स्थिति में है नहीं। जो वहां के वीसीके के चीफ हैं, थिरुमलावन, उनका मैं बयान सुन रहा था, और उन्होंने बिना शर्त के विजय को सपोर्ट किया है। लेकिन ये बिना शर्त वाला जो सपोर्ट होता है, वो अक्सर उसमें पर्दे के पीछे असल मोलभाव चल रहा होता है। तो विजय यहाँ पर इनको क्या देते हैं और कैसे बचा के रखते हैं, ये देखना पड़ेगा। साथ ही जो स्टालिन का बयान है कि मैं 6 महीने सरकार को देखना चाहता हूँ कि चलती कैसे है। हो सकता है कि 6 महीने में विजय कुछ ऐसा कमाल कर दें कि जो उनकी एक छवि है कि वो तो पॉलिटिक्स में नए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, उनका अनुभव एकदम कम है। लेकिन आप अगर देखें तो ऐसे ही युवा नेताओं ने देश में कई बार ऐसे ठप्पे लगाए हैं जो उदाहरण बने हैं, बिल्कुल। इतिहास में नजीरें पेश हुई हैं। जब आपको याद होगा कि साल 2000 की शुरुआत में उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, फिर हुगली में झंडा विवाद के चलते उन्हें जेल जाना पड़ता है, और फिर वो अपनी सीट बाबूलाल गौर को देती हैं, बाबूलाल गौर को ही कुछ समय में छोड़ना पड़ता है, और शिवराज सिंह चौहान तब डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की भूमिका में आते हैं। तब उन पर भी ये सवाल उठे कि ये तो नए हैं, और ये तो हालांकि वो लोक नेता थे, उनका अटल आडवाणी के साथ काम करने का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस था। बावजूद इसके उनसे बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें जब मौका मिलता है और जिस तरह की योजनाएं वो पहले 6 महीने में ले आते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी समस्या उस वक्त लाइट और पानी की होती थी, तो ऐसी चीजों पर उन्होंने काम किया। ऐसे ही अगर विजय जो तमिलनाडु की मूलभूत समस्याएं हैं वर्तमान में, अगर उन पर काम करते हैं, जो जैन जी और जैन अल्फा जो अगले तमिलनाडु इलेक्शन में आपका वोटर बन जाएगा, उन पर फोकस करके आप नीतियां बनाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि विजय एमजीआर और जयललिता के बाद तीसरे ऐसे बड़े चेहरे होंगे कि जो तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास बदल देंगे। और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी की एंट्री जो वहां पर अभी सीमित है, वो सीमित ही हो सकती है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जी, भविष्य शायद इसका जवाब बेहतर देगा। बिल्कुल। आप 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये बातें चेन्नई में भी खूब हो रही हैं कि अगले 6 महीने सरकार के कैसे रहने वाली है, मतलब पहले 6 महीने, इस पर बहुत कुछ जी। निर्भर करने वाला है। सिद्धार्थ जी, विजय फिल्मों के सुपरस्टार रहे हैं, अभी भी हैं। आ, जी। फिल्मों के जो उनके फैंस थे वो उनके वोटर में तब्दील हुए, तभी उनको इतने अच्छे खासे वोट मिले हैं। आपको नहीं बिल्कुल। लगता कि जनता की उम्मीदें भी थोड़ा फिल्मी स्टाइल वाली होगी, जैसे फिल्मों में 2 घंटे की फिल्म होती है, अचानक से बदलाव बड़ा आ जाता है? आपको नहीं लगता कि उम्मीदें बहुत ज्यादा है, उम्मीदों के बोझ में बहुत ज्यादा रहेंगे विजय? बिल्कुल, ये तो रहता है कि जब आप नए सपने दिखाकर आते हैं तो आपके ऊपर उम्मीदों का बोझ भी उतना ही रहता है। इसके लिए बेहतर सबसे बेस्ट उदाहरण होगा वर्तमान में अरविंद केजरीवाल का। वह अन्ना आंदोलन से निकलते हैं, एक आंदोलन से खड़े होते हैं और पार्टी बनाते हैं, जिस पार्टी से सबको उम्मीदें रहती हैं कि आम आदमी पार्टी जो होगी वो ट्रेडिशनल पार्टी नहीं होगी। ये जात पात की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये वोटों की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, ये सिर्फ सोशल वर्क पर काम करेंगे, और वही इनका फिर इनाम उसी हिसाब से तय किया जाएगा। जनता, ये हाल होता है कि जब ये पहली ही बार में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तब भी जनता इन्हें दोबारा मौका देती है, फिर बिल्कुल। तीसरी बार भी मौका देती है। कुछ चीजें उन्होंने की भी हैं एजुकेशन के नाम पर, कुछ एक स्कूलों को उन्होंने काफी हद तक काफी अच्छा बदला है। लेकिन दिल्ली में स्कूलों की स्थिति में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनकी संख्या वाकई में बड़ी है, और केजरीवाल ने जो सपने दिखाए थे उतने तो नहीं हुए। हाँ, स्कूली शिक्षा सुधरी है, मैं खुद गया हूँ
वहां पर अच्छी अच्छी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एंटी डिप्रेशन वाली क्लासेस चलती थी, मोटिवेशनल क्लासेस चलती थी, और बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे नए कोर्स ये लेकर आए थे। यहाँ तक कि जापान से भी और दूसरे देशों से भी कई लोग इनका मॉडल देखने आ रहे थे, खुद M.K. स्टालिन इनका मॉडल देखने आए थे। बिल्कुल। और उसके बाद जो उनकी योजना थी, खास करके लाइट फ्री पानी फ्री वाली, वो तो बहुत ही बेजोड़ रही, उसके दम पर वो रिपीट कर पाए। लेकिन एक टाइम के बाद उन पर भी करप्शन के आरोप लगे। वो जिस तरीके से एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल के आदी होते चले गए, अपने आप को सब कुछ समझना, पार्टी में जो और लोग हैं, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और ऐसे प्रशांत भूषण, ऐसे ऐसे कर करके एक एक को किनारे करते चले गए। और यही होता है कि जब आप बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, तो आपको अपने साथ वाले तो दिखना ही एक तरीके से बंद हो जाते हैं। विजय के साथ ये है कि उनके साथ इमेज के साथ साथ एक स्टारडम भी है जो बिल्कुल। वहां पर चलता है, एक्टर वर्शिप वाला फैक्टर वो तो है ही। लेकिन अब उम्मीदें विजय से बिल्कुल होंगी, जो उन्होंने वादा किया है कि हर शादी में हम 8 ग्राम सोना देंगे लड़की को, और बुजुर्गों को और दिव्यांगों को 3-3 हज़ार रुपए हर महीने पेंशन मिलेगी, विधवा महिलाओं को भी पेंशन मिलेगी इस तरीके की हर महीने। अब इसमें होता क्या है कि राज्य की इकोनॉमी सब कुछ तय करती है कितना क्या मिलेगा और कब तक मिलेगा। कई योजनाएं मध्य प्रदेश में चली, महाराष्ट्र में चली, इस तरह की फ्रीबीज चलती हैं। शुरुआत के 6 महीने बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट आती है, और फिर एक दिन ये होता है कि वो योजनाएं बजट न होने की वजह से बंद हो जाती हैं, या और उन पर आरोप लगते हैं कि वह दूसरी चीजों को जब डिस्टर्ब करने लगती हैं, तो ऐसी योजनाओं को बंद करना पड़ेगा। विजय को यहाँ पर चाहिए कि आप 51 साल के हैं, अभी आपके सामने कम से कम 20 साल 30 साल का राजनीतिक सफर तो पड़ा ही है। अमूमन इस एज के नेताओं को भारत में यंग ही कहा जाता है, जो इस एज में सत्ता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। तो विजय को चाहिए ये कि एक दूरगामी योजनाएं वो लाएं, जिससे अ, अभी फायदा हो सो हो, लेकिन आज से 10 साल बाद जब किसी योजना से फायदा हो रहा हो, तब ये जिक्र जरूर हो कि विजय ने ये योजना शुरू की थी, उस टाइम पर इन्होंने ऐसा देखा था। आप फ्रीबीज देकर लोगों को रोक सकते हैं, पर कब तक उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सबकी अपने आज के दौर में बड़े सपने होते हैं, सबको अच्छी जॉब चाहिए। और चेन्नई में वो ताकत है कि वो ऐसे ही सेकंड आईटी हब नहीं कहा जाता। तो इस तरह की जो है स्टार्टअप्स विजय लाके काफी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ है उनके सामने, और बिल्कुल। उस प्रदेश में हिंदी बेल्ट के कई प्रदेशों से ज्यादा पोटेंशियल है। और विजय के सामने एक ओपन पिच है, उनको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर टीवी के इज जस्ट लाइक अनदर पार्टी। बिल्कुल, हम विजय की उन कठिनाइयों की बात कर रहे थे जो उनके सामने आने वाली हैं। उसमें सिद्धार्थ जी, क्या एक ये कठिनाई नहीं होने वाली है जो अभी तुरंत ये कठिनाई सामने होगी, वो होगी इन छोटे-छोटे दलों की जो माँगें होंगी, वो बड़ी माँगें होंगी। जैसे कांग्रेस पार्टी ने भी अगर समर्थन दिया है, तो भारी भरकम मंत्रालय माँगा जाएगा, या हो सकता है उप मुख्यमंत्री का पद भी कांग्रेस के द्वारा माँग लिया जाए। इनसे कैसे उबरना पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, देना तो पड़ेगा। इसका सीधा जवाब ये है कि आपको अपने सहयोगी रखने हैं साथ में, तो उन्हें संतुष्ट तो आपको रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो आपको अभी थोड़ी सी मैं पर्दे के पीछे की कहानी में ले चलता हूँ। चुनाव के पहले की बात है, 4 नाम मैं आपको गिना रहा हूँ। जी। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, और कांग्रेस के जो तमिलनाडु के चीफ हैं, उनका नाम है सेवा कुछ करके है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। तो इन चारों को छोड़ के तमिलनाडु की पूरी कांग्रेस का ये मन था कि विजय के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया जाए। विजय ने अपनी तरफ से कांग्रेस को 70 सीटें ऑफर की थी। कांग्रेस चाहती तो ये नेगोशिएशन करके अच्छा खासा पैकेज कर सकती थी अपने लिए, राज्यसभा, मंत्रालय और काफी कुछ मांग सकती थी। उसका नतीजा ये होता कि विजय की जितनी सीटें आती उस बंटवारे के बाद आती, लेकिन शायद कांग्रेस 10 से 15 तक जा सकती। जितने ज्यादा बिल्कुल। लड़ोगे उतने ज्यादा आने की संभावना है, सीधा गणित है। लेकिन पी चिदम्बरम का और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमिलनाडु कांग्रेस के चीफ, ये इस बात पे अड़े रहे कि हमें अपनी जो पारंपरिक गठबंधन है, डीएमके हमारे साथ लंबे वक्त से है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और ये रिपोर्ट दी जो
तमिलनाडु के कांग्रेस के प्रभारी थे गिरीश, उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि उन्होंने साथ में एक रिपोर्ट ये भी दी थी कि जो प्रदेश में कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो, और जो स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस के वो, या विधायक के उम्मीदवार हो सकते हैं वो, इन सब का मन है कि हम टीवीके के साथ लड़ें, लेकिन सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसके बाद राहुल गांधी फैसला लेते। अच्छा, हो क्या जाता, इन्हें 28 सीटें दी थी स्टालिन ने लड़ने के लिए। बिल्कुल। किसी जमाने में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो एक जमाने में कांग्रेस को तमिलनाडु में 45 सीटें मिलती थी गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए। वो धीरे 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 परफॉर्मेंस खराब होती गई और उस हिसाब से सीटें सिमटती गई। स्टालिन ने चुनाव के पहले कह दिया था कि भाई हम आपको 28 सीटें दे देंगे लड़ने के लिए, और आगे चल के जो एक राज्यसभा सीट आएगी वो भी आपको मिल जाएगी। होना ये चाहिए था कांग्रेस की तरफ से कि ये एक अच्छा खासा पैकेज मांगते, जिसमें 40 से 45 सीट मांगते, राज्यसभा की सीटें मांगते, मंत्रालय भी रखते, और ये भी नहीं हो रहा था। तो उसी टाइम पर इनके पास अलग होने का मौका था और ऐसे टाइम पर हो जाना चाहिए। अभी जो राहुल गांधी ने कहा है कि अब मैं ये नहीं देखूंगा कि हम अपने गठबंधन वाले दल के लिए क्या सोच रहे हैं, अब मैं पहले कांग्रेस की सोचूंगा, अपनी पार्टी की सोचूंगा, तब मैं देखूंगा कि बाहर मुझे क्या करना है। ये इस ठोकर के बाद राहुल गांधी ने अपने क्लोज सर्कल में कहा है, और यही कारण है कि अब वो थोड़े से इस बात पर आए, सबके मना करने के बावजूद, कि नहीं हम टीवीके को सपोर्ट करेंगे, डीएमके को छोड़ेंगे। इसके लिए कल भी मैंने बताया था कि विजय ने ये बात जब तक नहीं मानी, जब तक उन्होंने राहुल गांधी से खुद फोन पर बात नहीं की। ये बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, खुद राहुल गांधी और विजय की फोन पर अच्छी खासी लंबी बात हुई है, और हो सकता है कि 2029 के चुनाव में भी ये दोनों लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को काउंटर करेंगे। ऑल्दो बीजेपी वहां पर नहीं है, पर बीजेपी जहां पर है उसी को सरकार कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर बहुत सारी मैथ हैं जो समझने की कोशिश है। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा सबक होने वाला है कि अभी तमिलनाडु में एक तरह से नई राजनीति की शुरुआत है। एक नया दल आया है जो एकदम खाली है, उसकी अपनी ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। वो कामराज, पेरियार, अंबेडकर तीनों के पोस्टर पीछे लगा के चलते हैं विजय। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो एंटी बीजेपी तो है, पर तमिलनाडु में जिस तरह की पॉलिटिक्स चलती है उसमें वो बहुत रेलेवेंट है। अगर राहुल गांधी इस पॉलिटिक्स को समझ पाते हैं और इस हिसाब से फैसला लेते हैं तो ये उनके आगे के लिए बहुत ही मुफीद रहने वाला है। बिल्कुल। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी टीवीके के साथ आई है। वैसे विजय को अल्पसंख्यक वोट इस चुनाव में मिले हैं अच्छे खासे, इसीलिए जी। उनको इस दल से समर्थन मिलने में भी कोई गुरेज नहीं होगा। वैसे सिद्धार्थ जी, दक्षिण भारत की राजनीति में वैसा मुस्लिम लीग को लेकर देखा नहीं जाता जितना उत्तर भारत की राजनीति में देखा जाता है। आपका क्या मानना है? देखिए, तमिलनाडु की या साउथ के राज्यों की पॉलिटिक्स हिंदी बेल्ट से अलग चलती है। इसको इससे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि वो राज्य ही अलग है, नहीं, सब राज्यों की। इंडिया इज अ कंसोलिडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। जी। संगठन है अलग अलग कल्चर्स का, अलग अलग भाषाओं का। ऐसे ही राजनीति भी अलग अलग होती है। केरल जाएंगे तो वहां के अपने मुद्दे होंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहां के अपने मुद्दे होंगे। अब यहाँ पर तमिलनाडु में द्रविडियन और नॉन द्रविडियन सिर्फ यही फैक्टर है। वहां हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, हिंदू क्रिश्चियन नहीं चलता, जैन नहीं चलता, बल्कि वहां पर मैं कहूंगा कि क्रिश्चियन के वोट 4.5% के आसपास हैं, लेकिन जो हिंदू ब्राह्मण्स के वोट हैं वो 3% के आसपास हैं। इसीलिए बीजेपी एक सीट पर वहां पर इस बार रह गई है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली, एक तो वहां पर पॉपुलेशन जो है वो उत्तर भारत के तुलना में ज्यादा बड़ी नहीं है, तो ये इसका भी एक कह सकते हैं कि नुकसान बीजेपी को है, प्लस टीवीके के आने से तो हुआ ही है। अब रही बात इस बात की कि जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, हाँ बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा है कि वो हिंदू मुस्लिम वाले एंगल पर नहीं जाते हैं, और उनका जो फोकस है वो द्रविडियन नॉन द्रविडियन पर है। तो विजय को इसमें वोट मिलना भी बहुत लाजमी है, क्योंकि विजय ने अपने पूरे चुनाव में, विजय खुद सामुदायिक तौर पर क्रिश्चियन है, वो हिंदू नहीं है। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर विजय जोसेफ जोसेफ विजय या जी। जोसेफ विजय है। तो वो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, इसीलिए एक बड़ा जो वोट बैंक है मुस्लिम्स का तमिलनाडु में, वो उनको हासिल हुआ है।
बिल्कुल, एक आखिरी सवाल हम एआईएडीएमके को लेकर भी कर लेते हैं, आपसे जवाब ले लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर टीवीके को एआईएडीएमके का अगर समर्थन मिल जाता, क्योंकि उसके पास 51 विधायक हैं, तो एक मजबूत जी। सरकार चल पाती? ये वाकई में सोचने वाला है, लेकिन विजय के लिए फिर इसमें नुकसान बहुत बड़ा था। विजय की जो ताकत राजनीति है बाँटनी वो पड़ जाती फिर ज़्यादा। नहीं, ताकत बांटने से ज्यादा है कि आइडियोलॉजी ही पूरी बट जाती। ये ठीक वैसा ही है कि बीजेपी और एआईएमआईएम गठबंधन कर ले। विजय की जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है, सेकुलर वाली है। मैंने जैसा कि कहा कि आप अगर उनके मंच के वीडियोस देखेंगे तो उसमें तीन लोग प्राइमरीली दिखते हैं। कामराज, जो कांग्रेस से आते हैं, पेरियार, जो द्रविड़ियन राजनीति के लिए जाने जाते हैं, और अंबेडकर, जो दलित समुदाय के एक तरह से आज के तौर में देखें तो भगवान से कम नहीं है। जो उन्होंने किया है दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए, वो वाकई में बहुत बड़ा योगदान है। विजय इन तीनों को मिलाकर आते हैं। अब अगर एआईडीएमके के साथ आ जाते हैं तो एआईडीएमके खुद एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है। 5 दिसंबर 2016 में जब जयललिता की मौत हुई, तो उनके बाद पार्टी जाती है शशिकला के पास। शशिकला को जेल हो जाती है तो पार्टी जाती है पनीर सेल्वम के पास। फिर वो हट जाते हैं, वो डीएमके में घुस जाते हैं। तो उसके बाद फिर पार्टी चली जाती है एडापड्डी पलानीसामी के पास। अब आज की डेट में पलानीसामी इतने बड़े नेता नहीं है, पर उनके ऊपर एक टैग है कि ये उत्तर भारत की राजनीति यहाँ पर करते हैं, ये हिंदूवादी ये राजनीति यहाँ पर करना चाहते हैं। और विजय के साथ ऐसे नेता का आना विजय की इमेज के लिए डेंट होता। विजय के लिए लीस्ट ऑप्शन था कि वो एडीएमके के साथ जाए, और विजय बिल्कुल नहीं चाहते थे। यहाँ तक की नौबत यहाँ तक पहुंच गई थी जब राज्यपाल विजय को बार बार एक तरह से चकमा देने लगे, तो विजय ने बोला कि मैं एआईएडीएमके और एडीएमके की जो गठबंधन की बातें चल रही थी, तो विजय ने कहा था कि हम सारे 107 या 108 सीटों से हम अपना इस्तीफा देकर हम असेंबली ही भंग करवा देंगे, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। और विजय आखिरी तक इस बात पर अड़े रहे। अब एआईएडीएमके जैसी पार्टियों के साथ यही होता है कि वो फेसलेस हो जाती है एक टाइम के बाद। अगर आप देखें तो बीएसपी भी इसी चीज से जूझ रही है। अगर आप एआईएमआईएम में से माइनस ओवैसी कर देते हैं तो क्या है, समाजवादी पार्टी में से माइनस अखिलेश यादव कर देते हैं तो क्या है, जेडीयू में माइनस नीतीश हुआ है, उनके बेटे आए हैं, कितनी एक्सेप्टेंस है सबको दिख रहा है। आरजेडी में से माइनस तेजस्वी कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है। तो ऐसे ही उदयनिधि स्टालिन जो डीएम के सर्वे सर्वा है, एम के स्टालिन उनके बेटे हैं, उनकी भी प्रासंगिकता इतनी नहीं है। करुणानिधि के बाद डीएमके स्टालिन के पास जरूर चली गई, लेकिन उदयनिधि स्टालिन को बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा। जो मेरे सूत्र है, उन्होंने इनकी पार्टी के लिए काम किया है इसी चुनाव में, और जो कंपनी हायर की थी उसमें एक बड़ी पोजीशन पर है। उन्होंने मुझे बताया कि उदयनिधि स्टालिन की इमेज ऐसी है कि जितनी सीटों पर प्रचार करने के लिए गए हैं अपनी सीट के अलावा, उन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है ज्यादातर में। तो अगर इसमें से डीएमके में से एम के स्टालिन माइनस कर दीजिए तो डीएमके कुछ नहीं है। यही हाल है कि एडीएमके में से सब कुछ माइनस हो चुका है और वो फेसलेस पार्टी है। अच्छा होगा उस पार्टी का भविष्य कि अगर उसे डीएमके या बीजेपी या कांग्रेस अपने साथ मिला ले। अदरवाइज जो एडीएमके के अब 10 साल हो जाएंगे उन्हें बिल्कुल, विपक्ष सत्ता में से बाहर रहते होते रहते। हुए। जी। हाँ, और ये उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। ये एक तरीके से ऐसा है कि आप जितने दिन दूर रह रहे हो उतना आपको नुकसान होता जाएगा, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि पनीर सेल्वम जो डीएमके में गए थे उनका फायदा हुआ है। वो आज भी सबसे बड़े विपक्ष की भूमिका में तो है ही, और अगर कभी भविष्य में सत्ता परिवर्तन होता है, मान लीजिए अगले चुनाव में, तो आने वाली पार्टी भी डीएमके ही होगी। आज के हिसाब से तो यही दिखता है। तो जो डीएमके के मौजूदा विधायक हैं वो इस चीज के लिए तैयार हैं कि हमें डीएमके से अगर मौका मिलता है ठीक ठाक तो हम निकल लेंगे, या टीवी से मौका मिलता है तो हम निकल लेंगे। विजय के पास भी ये मौका रहेगा कि वो एडीएमके के विधायक तोड़े, पार्टी एक साथ लेंगे तो वो इमेज पर असर आ जाए। पर आप इक्का दुक्का विधायक लेते रहेंगे बाई टाइम, और बाई इलेक्शन के जरिए वो वापस से विधायक बनते रहेंगे,
तो विजय के लिए अच्छा है। ये एक रास्ता भी है विजय के लिए कि अपना नंबर जो है असेंबली में मजबूत करते रहें, और एक ये रास्ता है कि बिना इमेज खराब किए ये विधायक अपने बढ़ाते रहें। साथ ही साथ बीजेपी की भी नजर इस बात पर है, क्योंकि जब एआईएडीएमके के साथ वो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो उस दौर में एआईएडीएमके ने विजय से भी बात की थी कि हम आपके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन विजय ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतना बड़ा था कि विजय उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते किसी भी सूरत में। तो बिल्कुल। यही कारण है। इसके अलावा एक खबर और आई है, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तभी उसी बीच अपडेट आया है कि जो रिजॉर्ट है चेंगलपट्टू में, जहां पर विजय ने अपने विधायकों को रखा है टीवी के, तो उनको वैसे तो राज्य पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई है उस रिजॉर्ट को। साथ ही साथ जो विजय की पर्सनल सिक्योरिटी देखती है कंपनी, जिसके मालिक हैं एक मूसा, उन्होंने, उस कंपनी का नाम है गेंटूर सिक्योरिटी सर्विस, उसके करीब 200 से 300 गार्ड, प्राइवेट गार्ड भी बुलाए हैं ताकि जो विधायक हैं वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल। ये तो खैर राजनीति में चलन बढ़ता ही जा रहा है, विधायकों की सुरक्षा का ख्याल हर पार्टी को रखना पड़ रहा है। आ, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का। जी जी। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना रास्ता चुन लिया है सिद्धार्थ जी, वो तो चली गई टीवीके के साथ, सरकार में भी बैठने जी जा रही है। बीजेपी क्या करेगी? प्रयोग तो किया था काफी ज्यादा लोकसभा चुनाव के दौरान, अन्नामलई को खुली छूट दी गई थी, वोट परसेंटेज भी बढ़ गया था काफी, 10 के नहीं पार हो नहीं, गया था 11। लेकिन इस बार तो बीजेपी धाराशायी एक तरह से हो गई, सिर्फ एक विधायक चुने गए। देखिए जब आप राज्य में सेकंड पोजीशन पर होते हैं, गठबंधन में सेकंड पोजीशन पर होते हैं, तो आपको अपने गठबंधन की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि वो दल वहां पर पहले से ही डोमिनेट कर रहा है आपको, और आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। बीजेपी के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। विजय से कई बार कोशिश भी की गई बात करने की पर्दे के पीछे, पर विजय तैयार नहीं हुए कि हम बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि जिस तरह की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है विजय, मैंने कहा ना कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस चुनाव में कि उन्होंने जो उनके स्टार प्रचारक हैं तमिलनाडु के, जिन्होंने तमिलनाडु में उन्हें भले ही सीट नहीं दिलाई पर वोट दिलाए हैं, कुपुसामी अन्नामलाई, उनको उन्होंने प्रचार से पूरे समय दूर रखा, और बीजेपी ने इसका नतीजा भुगता भी है। क्या ये रणनीति के तहत नहीं किया होगा बीजेपी ने? बीजेपी के पास एक्सपेरिमेंट करने के अलावा ऑप्शन नहीं था तमिलनाडु में, क्योंकि उन्हें पता था कि एडीएमके तो नहीं आने वाली सत्ता में, या तो डीएमके रिपीट कर जाएगी, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस उसी के थे। सारे सर्वे यही सर्वे नहीं, मैं कहूंगा कि इलेक्शन के पहले वाले जो सर्वेज होते हैं वो ये कह रहे थे। तो एग्जिट पोल के आने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हुई थी, और रिजल्ट में तो बिल्कुल ही हो गई। तो बीजेपी के पास ऑप्शन नहीं था बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट करने के अलावा। अभी बीजेपी को देखना ये चाहिए कि अन्नामलाई विजय के साथ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि अब अगला भविष्य जो है वो विजय के रास्ते ही जाता है। एडीएम के बहुत ज्यादा प्रासंगिक आने वाले चुनाव में उतनी नहीं रहेगी, शायद उस स्थिति पर ना पहुंच जाए जहां पर आज कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि जब पार्टी कंटिन्यूअसली सत्ता से दूर है तो ऐसे में विधायकों का टूटना बहुत ही छोटी घटना मैं मानता हूं, और भी तमाम तरह और की सारी दिक्कतें पार्टियां होती ये होंगी, भुगतती फंड्स हैं। नहीं होता आपने होगा जी। राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान में बीएसपी की 6-7 सीटें आती हैं, गहलोत जी उठाकर चल देते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे हम यूपी में भी देख रहे हैं, 10 साल समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर होते हुए हो गया, और अखिलेश यादव सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि उन्हें एक कंपनी की सेवाएं इसलिए नहीं लेनी पड़ रही कि क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी है। क्या ऐसी भी दिक्कत होती होगी? किस पार्टी को? बीजेपी को? समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव का बयान था। देखिए हाँ बिल्कुल, आप अगर थोड़ा सा पहले जाएंगे तो 2016 में 12 नवंबर को मेरा ख्याल है डिमोनेटाइजेशन लागू किया गया पूरे देश पर, जिसमें जिन पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उसमें से एक नाम समाजवादी पार्टी का भी है, क्योंकि सब लोग अपना बैंक बनाकर चलते थे कैश में, जो कि उनके चुनाव में काम में आता था। लास्ट मोमेंट पर पैसा बंटना बहुत ही आम बात है। चुनाव आयोग को बुरा लग रहा है तो हम उसके वीडियो दे सकते हैं। कई विधायक जा जाकर पैसे बांटते हैं अलग अलग नामों से, और हर चुनाव में ये देखने को मिलता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग ऐसा सब होने के बावजूद भी न उस सीट पर चुनाव कैंसिल करता है और न कुछ करता है। बिल्कुल। बिल्कुल ये बात तय है कि समाजवादी पार्टी के सामने फंड की तो बहुत चुनौती है।
और हर चुनाव में पैसा एक बहुत जरूरी एलिमेंट है इस देश खासकर में। अब तो बहुत ज्यादा ही। जी इनफैक्ट हर देश में अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनाव लड़ना पड़ा तो उन्हें एलन मस्क को साथ लाना पड़ा ताकि पैसे की कमी ना हो। विजय के पास अपनी संपत्ति खूब है, अपना कमाया पैसा खूब है, बावजूद इसके कई बिजनेसमैन ने उनकी पर्दे के पीछे कैश में बहुत हेल्प की है। कहेंगे बिल्कुल। तो नाम भी आ सकते हैं सामने। चलिए सिद्धार्थ जी और अखिलेश यादव ने जिनकी तरफ इशारा किया है वो चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन विजय की जीत में उनका विजय फैक्टर जरूर लिख गया है कि भले ही वो सचिन तेंदुलकर खुद ना बन पाए पर रमाकांत आचरेकर वो अच्छे हैं। बिल्कुल अभी इस चीज पर बात चल रही है कि क्या वो अखिलेश यादव के लिए कम बजट में या फिर कम छोटी टीम के साथ काम कर सकते हैं, तो इस पर मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव जितने लंबे समय तक सत्ता से दूर रहेंगे उतना उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। आप देखेंगे तो बीएसपी को अब इस बार 15 साल हो जाएंगे। 15 साल में अगर बीएसपी का आकार देखेंगे तो सिकुड़कर इतना सा रह गया है। ऐसे ही बिल्कुल। कांग्रेस की तो खैर वहां पर बात करना ही बेकार है, सिद्धार्थ जी लेकिन सर अखिलेश यादव के लिए समय की सीधी कमी चुनौती है। तो है। जी बिल्कुल। जी किसी दिन हम यूपी पर भी बात करेंगे क्योंकि अब जो है 5 राज्यों के बाद इस चुनाव के बाद 27 के चुनाव पर ही सबका जोर रहेगा। यूपी में क्या होगा, बाकी राज्यों में क्या होगा। फिलहाल तक के लिए तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, आपने बहुत ही अंदर की बातें बताई, भविष्य बताया आपने क्या हो सकता है, संभावना जताई उसकी, और वर्तमान के बारे में तो बखूबी बताया ही। आपका बहुत धन्यवाद सर वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को अपने बता दें, अपडेट ये है कि 5 छोटे दलों का समर्थन मिल चुका है। विजय अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। काफी रस्साकशी चली, 6 दिनों तक इधर उधर खबरें चलती रही कि कभी डीएमके एआईएडीएमके के साथ में आ सकते हैं, या खबरें कभी चली कि विजय को एआईएडीएमके का समर्थन मिल सकता है। तमाम ऐसी खबरें चली, लेकिन उन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई, वो सिर्फ खबरें ही बनकर रह गई। और अभी जो तस्वीर साफ निकल कर आ रही है वो ये है कि टीवीके के पास 5 छोटे दलों का समर्थन है और उनके विधायकों की संख्या पहुंच चुकी है 120। विजय की 2 सीटें जोड़ लें तो होती है 121, यानी विजय बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी बनाने जा रही है स्थापना के महज 2 साल के अंदर सरकार। तो अभी तमिलनाडु पर हमारी नजर बनी हुई है, बाकी और राज्यों पर भी बनी हुई है जहां चुनाव खत्म हुए हैं, और देश दुनिया की तमाम और खबरें भी आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको लगातार वन इंडिया देखते रहना होगा। फिलहाल तक के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.